अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान औरंगज़ेब शाही। आज़ादी डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। फीफा वर्ल्ड कप कतर में जारी, ग्रुप स्टेज के मैचेस का पहला मरला ख़त्म, दूसरे मरले के मैचेस आज खेले जाएंगे। ईरान और वेल्स, कतर, सेनेगल, नीदरलैंड, इक्वाडोर, यूएसए और इंग्लैंड के दरमियान मैचेस खेले जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान की टीम की। ताहिर अली हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, AFC सी लाइसेंस सर्टिफाइड कोच। ईरान जबकि पहला मैच अपना जैसे कि आपने देखा इंग्लैंड के सामने बुरी तरह आ रही है, 6-2 से गालिबन आ रही थी। ईरान की टीम इससे पहले, अगर ईरान का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, अगर चाहे वो ग्रुप स्टेज से बाहर हुई है पूरे वर्ल्ड कप में, राउंड ऑफ 16 में, आप हिस्ट्री में देखेंगे राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई कभी नहीं कर, लेकिन इतने बड़े मार्जिन से मैच नहीं आए। ईरान की टीम को आप कैसे देख रहे हैं ताहिर? क्या वो कमबैक करने की सलाहियत रखती है? जी बिल्कुल, ईरान का टीम एक अच्छा टीम है, लेकिन जो मैच 6-2 से आ रहा था इंग्लैंड के साथ, उस मैच में अगर देखा जाए तो इंग्लैंड वन ऑफ द फेवरेट वर्ल्ड कप का है, जो कि कंप्लीट और एक अच्छा टीम है, फेवरेट टीम है। तो उसके सामने 6-2 और 2 गोल स्कोर करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि ईरान का टीम एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं जो नेक्स्ट 2 मैचेस में वेल्स और वेल्स के सामने। अच्छा, ईरान की टीम के साथ एक मसला हुआ था, वहाँ पर ईरान के अपने फैंस ने ईरान की नेशनल टीम के खिलाफ मुजाहरा किया था कि वहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोल भी चल रहे ईरान के अंदर, और जहाँ मोरालिटी पुलिस ने वहाँ पर वो एक खातून को मारा है जो कि शहीद हो गई। तो इस किस्म के वाक़यात रोनुमा, तो क्या समझते हैं इस तरह के वाक़यात नेशनल टीम के परफॉर्मेंस पर असरअंदाज हो सकते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरीके के वाक़यात से इफ़ेक्ट होगा नेशनल टीम, क्योंकि उनके कोच ने स्टेटमेंट दिया था पोस्ट मैच, जो इंटरव्यू दिया था ईरान ने, जब इंग्लैंड के खिलाफ मैच आ रहा था 6-2 से, तो उन्होंने उनके ईरानियन नेशन को कन्वे किया था कि आप जो है पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से सेपरेट करें, हमारी टीम नेशनल टीम यहाँ फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने आई है, तो उनको वर्ल्ड कप खेलने दें। तो आप इस चीज़ को मानते हैं कि सियासी हालात जो मुल्क के ख़राब होते हैं, कि कोई टीम बड़ा इवेंट कर रही है तो उस पर असरअंदाज होते हैं, नहीं होते? शायद कहीं ना कहीं ये हो सकता है, मेंटली कुछ प्लेयर डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी है। जिस तरह हमने देखा कि यूक्रेन का टीम था जो नॉकआउट में क्वालिफाई वर्ल्ड कप में नहीं कर सका, तो वो जो हालात मुल्क के थे, जो उनके ऊपर क्राइसिस थे जो चल रहे थे, उसी वजह से वो अपना मैच वेल्स से मेरे ख्याल में हार गए थे। तो वेल्स के टीम, रशिया की टीम भी तकरीबन क्वालीफाई कर चुकी थी, यूक्रेन इन्वेजन की वजह से वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा, तो ये जो ये इश्यूज है तो ये इफेक्ट करते हैं। लेकिन ये ईरान का अभी लास्ट 2-3 मंथ हो गए जो ये इशू अभी उठा है, तो ईरानियन टीम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, वो तैयारी पे था वर्ल्ड कप का, और वर्ल्ड कप कंपटीशन से इतना टाइम नहीं है, तो मेरे ख्याल से इतना इफेक्ट नहीं होगा उसको इस चीज़ पे। ईरान अपना दूसरा मैच खेलेगी, सऊदी अरब और जापान ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख, 2 हेवी वेट, 2 साबिक वर्ल्ड चैंपियन को जो है हराया। तो आप क्या समझते हैं ईरान की टीम वेल्स को किस तरह ओवरकम करेगी? देखिए, लास्ट वर्ल्ड कप में आपको बताऊं कि ईरान का जो टीम था उसने पुर्तगाल और स्पेन के सामने जो खेला था, जो मोरक्को भी था, और जो मतलब उसने गेम दिखाया था, तो वो रिज़ल्ट इस वर्ल्ड कप में अभी हमें नज़र नहीं आया है। लेकिन ईरान का टीम ऐसा टीम है कि मैं समझता हूँ कि वेल्स और यूएसए के टीम को बीट कर सकता है, कम से कम 1 पॉइंट तो ले सकता है इस मैच में। अच्छा, ड्रा करने की सलाहियत रखती है। बिल्कुल। वेल्स की टीम की अगर हम बात करते हैं, वेल्स 1 गोल डाउन होने के बावजूद मैच में दोबारा आया। गैरेथ बेल ने इक्वलाइजिंग गोल किया था पेनल्टी किक पर। गैरेथ बेल भी अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं जी। तो वेल्स की टीम को आप कैसे मतलब अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं? क्या वेल्स के अंदर पोटेंशियल नहीं है राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करने के लिए? जबकि यूरो 2016 में हमने देखा था वेल्स की टीम ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। देखिए, गैरेथ बेल जो है वो फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में टीम को क्वालिफाई खिला रहे हैं वेल्स के। दूसरी मरतबा 1966 का वर्ल्ड कप या 66, क्योंकि उसके बाद कई से प्लेयर थे, रैन गिग्स वगैरह, लेकिन कोई भी इस खिदमत को यहाँ तक टीम को नहीं लेके आए जो ग्रैंड बेल लेके आए। और ग्रैंड बेल ने जो लास्ट मैच यूएसए के सामने हुआ, उसमें हमें कुछ चीज़ें ऐसे दिखे कि वो ये था कि कोचिंग जो है वो उस मैच में हमें दिखा। फर्स्ट हाफ में पूरा मैच यूएसए ने डोमिनेट किया था और यूएसए विन कर रहा था, और
वेल्स का टीम उस हिसाब से नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ में जो वेल्स के टीम ने कमबैक किया है और इस मैच को जो फ्रंट फुट जो अटैक में जाके उसको आई प्रेसिंग इस तरीके का गेम दिखा के और आखिर में पेनल्टी किक्स मिलने पर गोल स्कोर किया है। तो कोच यूएसए की टीम काफ़ी फास्ट, काफ़ी कमिटेड नज़र आए, उनके प्लेयर और पे दर पे जो है हमला कर रहे थे वेल्स की टीम पे, लेकिन सेकंड हाफ में हमने देखा वेल्स ने बड़ा अच्छा कमबैक किया। तो ये कोचिंग जो है वो नज़र आता है। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि जो मैच था जर्मनी और उसका अपना जापान का, तो वो फर्स्ट हाफ में हमें कहीं नहीं लग रहे थे कि जापान गोल कर सकते हैं और ये विन कर सकते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में जो उसने चेंजिंग की, मिडफील्ड को चेंज करके, उसने स्ट्राइकर को चेंज करके एक डिफेंडर और 5 के साथ बैक से खेलना, 3 बैक टू जो है फुल बैक को आई प्रे, तो मतलब उसने एक फॉर्मेशन एक चेंज किया हाफ टाइम के बाद और उसके बाद गेम ही बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये चीज़ें जो है ड्यूरिंग द मैच, जो मैच के दौरानिया में जो कोच जो चेंज करते हैं फॉर्मेशन और अपना जो थाट्स है, थिंक है, वो सप्लाई करते हैं और दिखाते हैं गेम के अंदर, ये बड़ी कोचों की खूबी है। अच्छा, ईरान और वेल्स की टीमें दोनों बैलेंस टीमें हैं, जबकि इस ग्रुप में इंग्लैंड इनसे काफ़ी बेहतर टीम है और टॉप करेगी इस ग्रुप में, आसार तो ये नज़र आ रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं अगर ये मैच ड्रा हो जाता तो दोनों टीमें, आप नहीं समझते कि वर्ल्ड कप से बाहर हो, क्योंकि यूएसए की टीम के पास फिर एडवांटेज रह जाता है, यूएसए फिर ईरान के सामने उनका मैच रह जाता है, यूएसए की टीम अब अपना मैच खेलेगी इंग्लैंड के खिलाफ। अगर वेल्स इस ग्रुप से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ईरान को बीट करे, क्योंकि नेक्स्ट मैच जो उसके इंग्लैंड के साथ होगा, ठीक है वो एक तरह का जो है नेबर कंट्रीज़ है, एक स्टाइल के फुटबॉल खेलने वाले हैं, एक प्रेशर इंग्लैंड के लिए भी है वेल्स के सामने खेलना, लेकिन वहाँ पे इंग्लैंड फेवरेट होगा, ऑलरेडी फेवरेट टीम है। लेकिन इस मैच को अगर वो विन करते हैं तो वो क्वालिफाई नेक्स्ट स्टेज के लिए कर सकते हैं। वेल्स और ईरान के मैच के मुतालिक आपका प्रेडिक्शन? मेरे ख्याल से ड्रॉ होगा, ये मैच ड्रॉ होगा जी। अच्छा, दूसरा इसी ग्रुप में दूसरा मैच जो है यूएसए और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच होने को जा रहा है, जबकि हमने देखा बड़े मार्जिन से मैच जीतने के बाद इंग्लिश टीम को माहिरीन फेवरेट करार दे रहे हैं कि यूरोप में जो टीमें आगे जाएंगी उसमें इंग्लैंड का भी नाम है। यूएसए की टीम हमने देखा वेल्स के सामने उन्होंने अपना मैच ड्रा खेला, तो यूएसए की टीम किस तरह कोप कर पाएगी इंग्लैंड की टीम के सामने? देखिए यूएसए का टीम मैं समझता हूँ कि सेकंड फेवरेट है इस ग्रुप के अंदर और बहुत अच्छा यंगस्टर प्लेयर है उसके टीम में, और उस तरीके का इजी मैच नहीं होगा जो ईरान के सामने इंग्लैंड ने खेला था। ये एक अच्छा मैच होगा और इंग्लैंड डेफिनेटली फेवरेट है इस मैच को विन करने के लिए, लेकिन यूएसए भी कहीं ना कहीं टफ टाइम देंगे इस मैच में। अगर यूएसए अपना मैच जो ड्रा करेगी इंग्लैंड के अगेंस्ट एक स्ट्रेटजी के तहत, यूएसए का लास्ट मैच फिर ईरान के साथ, जो कि जियो पॉलिटिक्स में आप देखते हैं राइवल्स भी हैं, काफ़ी तनाज़ा चलता रहता है पूरी दुनिया में, दुनिया के लोग देखते रहते हैं, तो 98 के वर्ल्ड कप का वो कैसे झलक नज़र आएगा हमें? बिल्कुल, ये ईरान के लिए मैं आपको बताऊं कि ईरान के लिए सबसे बड़ा मैच यही है जो यूएसए के साथ वो खेलेगा, और वो मैच ऐसा है जो 98 में खेला गया था जब ईरान की टीम के पास उस वक्त हमने देखा था गोल्डन जनरेशन था। बिल्कुल, अली दाई, करीम बखेरी, खुदादाद अजीजी, काबिज ज़ादा जैसे, अमीद स्टीली जैसे प्लेयर उनके पास थे। आज सिर्फ सरदार आजमूनी के ऊपर वो रिलाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वो बात आपका सही है। अभी उस हिसाब से आज जो यूएसए का टीम है वो ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी जो बेहतर 98 साइड को कम्पीट करेंगे और ईरानियन साइड और उस टाइम के जनरेशन के साथ आप कम्पीट करेंगे। लेकिन ईरान के लिए सबसे बड़ा मैच वही है जो अमेरिका के साथ है। अगर वो इस ग्रुप से क्वालिफाई ना भी करे लेकिन इस मैच को विन करेंगे तो वो उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ईरान की टीम अगर ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई, अगर यूएसए को जीतकर अपने वतन वापस रवाना होगी तो उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट, तो उनके लिए ऐसा है कि वर्ल्ड कप जीत गए वो। अच्छा, ईरान की हमने बात की, अब होस्टिंग नेशन जो कतर है सेनेगल के अगेंस्ट अपना मैच खेलेगी। पहला मैच इक्वाडोर के अगेंस्ट खेला, काफ़ी तनकीद का निशाना,
उनको बनाया जा रहा है कि उनका स्टैंडर्ड वो नहीं है, होस्ट की हैसियत से वो मैच खेल रहे हैं। खैर मगरबी मीडिया ने बहुत से प्रोपेगेंडे किए कतर के वर्ल्ड कप होस्ट करने पर, वो कामयाबी से वर्ल्ड कप तो खैर होस्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी नेशनल टीम पर काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं। तो कतर की टीम आप क्या समझते हैं, सेनेगाल के सामने किस तरह वो कमबैक करेगी, या वही जैसे कि उनके मोरल काफ़ी डाउन है, डीमोरलाइज्ड टीम है, तो किस तरह दोबारा रीऑर्गेनाइज होकर मैच में वर्ल्ड कप में वापस आएगी? देखिए, कतर की टीम से जो ओम टीम है, ओम एडवांटेज है और एशियन चैंपियन भी है। जो तवक्को किया जा रहा था कि इक्वेडोर को टफ टाइम दे, लेकिन वो नजर नहीं आया और देना भी चाहिए। एशियन चैंपियन जी, एशियन चैंपियन है, तो ऐसा नहीं है कि मेज़बान है, वो एशियन चैंपियन है। तो उसका जो है ना एक तवक्को था कि वो इस मैच को इक्वेडोर से जीतेंगे और हो सकता है इस ग्रुप से भी क्वालिफाई करेंगे, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आया। जो मैच वो सेनेगाल से खेलेंगे, सेनेगाल के टीम ने बड़ा अच्छा मैच खेला था हॉलैंड के साथ, बहुत ही मतलब मिनट में गोल कंसीड किया, बिल्कुल लास्ट 10 मिनट्स में 2 गोल कंसीड की, लेकिन नेदरलैंड को बड़ा टफ टाइम दिया और बहुत ही अच्छा साइड था उनका। जो माने नहीं खेल रहे थे, सानियो माने के बगैर खेल रहे थे, लेकिन उन लोग मैच में बहुत डिफिकल्ट था विन करना। नेदरलैंड को तो विन करना है इस ग्रुप से, लेकिन जो एडवांटेज सेनेगाल के पास है वो कतर वाला मैच है, क्योंकि इनको हर हालत में कतर को विन करना पड़ेगा, तब जाके ये नेक्स्ट स्टेज में क्वालिफाई करेगा। अपनी प्रेडिक्शन कतर और सेनेगाल के मैच के मेरे ख्याल से सेनेगाल विन करेगा। सेनेगाल विन करेगा। नेदरलैंड 2018 के वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आया, क्वालिफाई नहीं कर सका। 2014 में सेमीफाइनल, 2010 में फाइनल, अब 2022 में वर्ल्ड कप खेल रहे। सेम कोच जो 2014 में उनके कोच थे, और यंग साइड। पहला मैच सेनेगाल के खिलाफ जीतने के बाद अब इक्वाडोर, साउथ अमेरिका की 4th प्लेस टीम। इस मैच के बारे में आप जरा बताएं। देखिए, नेदरलैंड की टीम में वो नाम नहीं है जो 2000 के टाइम हमें नज़र आते थे, 99 के टाइम और 98 के 2014 बिल्कुल एक जो नाम थे, क्लेवेट, बरकैम्प, ओवरमार्स, फिर हम आएंगे रॉबिन वान पर्सी, रूडन निस्टेरॉय थे। मिडफील्ड में बड़े उसके पास नाम थे, लेकिन अभी हम देखेंगे तो उस तरीके के जो बड़े नाम है, जो मिडफील्डर है, डियोंग है, डिलाइट है उनके पास, वैन डाइक है। डिफेंस में उसके पास बहुत अच्छे नाम, वैन डाइक हो गया, डिलाइट हो गया, और कुछ और भी प्लेयर है जो सिटी से भी खेलते हैं डिफेंडर वो। और मतलब डिफेंस अच्छा है, अटैक में उसके पास डिपे जो चेंज करके सेकंड हाफ में लेके आए, वो एक अच्छा चेंज साबित हुआ, और उसके आते ही गेम चेंज हो गया और 2 गोल किए। लेकिन जो मेन प्लेयर मेरे को जहाँ तक फर्स्ट मैच और जो नाम है उसका गेपो है, जिसने फर्स्ट गोल स्कोर किया था, वो इस वर्ल्ड कप में और हालैंड के लिए कर सकते हैं, स्टार प्लेयर है। मेम्फिस डेपे, गेपको इस वर्ल्ड कप में कुछ कर सकते हैं हालैंड की टीम के लिए। बिल्कुल। तो नेदरलैंड और इक्वाडोर के दरमियान, इक्वाडोर की तरफ हम अगर नज़र दौड़ाते हैं तो इक्वाडोर ने अपना पहला मैच आसान अली कतर के अगेंस्ट जीता था 2-0 से। तो इक्वाडोर की टीम को ब्राज़ीलियन कोच टीटे ने भी स्टेटमेंट दिया था वर्ल्ड कप से पहले कि इक्वाडोर को अंडर एस्टिमेट करना गलत है। इक्वाडोर में वो सलाहियत है कि किसी भी टीम को कम्पीट कर सकती है। तो इस मैच के प्रेडिक्शन आप बताएंगे, नेदरलैंड इक्वाडोर के दरमियान जो मैच होगा उसका स्कोर बताएंगे? ये मैच भी उसी तरीके का होगा जो सेनेगाल के साथ खेला गया था, बड़ा टफ मैच होगा। नेदरलैंड के लिए इजी विन नहीं है, तो अगर हम देखेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि नेदरलैंड इसको 1-0 या 2-1 से जीते, मतलब नैरो मार्जिन से नेदरलैंड को आप फेवरेट करार दे दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका मेज़बान औरंगज़ेब शामिर इजाज़त चाहता हूँ।